आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को पाठ 13 तीन बच्चे पढ़ाऊंगी। इस पाठ के लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सबसे पहले मैं इनका जीवन परिचय पढ़ूंगी। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में इलाहाबाद प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में हुआ था। आपकी रुचि बचपन से ही काव्य लेखन में प्रकट होने लगी, जिसके फलस्वरूप 15 वर्ष की उम्र से ही आपकी रचनाएं जनमन को प्रभावित करने लगीं। आपकी काव्य चेतना राष्ट्रीय आंदोलन में और प्रखर होती गई। स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेने के कारण आप कई बार जेल गईं। आप मध्य प्रांत असेंबली की कांग्रेस सदस्य भी रहीं। देश की एक जागरूक नारी के रूप में आपने सदैव अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। सुभद्रा जी मुख्य रूप से कवित्री थीं। आपकी कविताओं में राष्ट्रीय भावना और घरेलू जीवन की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी राष्ट्रीय कविताओं में समसामयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की गहरी छाप है। सुभद्रा जी के 2 काव्य संकलन त्रिधारा और मुकुल सर्वाधिक चर्चित हुए। बीड़ा ब्रज सी पड़ी, खुल गए नेत्र और कुछ आटा प्लान, उड़ने की थी देर मिल गया उत्सव का प्यारा सामान, या मैं बचपन को बुला बैठी, बोल उठी बिटिया मेरी, या शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा आदि कविताओं में हमें स्पष्ट पता चलता है कि आप में गंभीर विषय को सरल रूप में प्रस्तुत करने की अद्भुत क्षमता थी। बुंदेलखंड की लोक शैली में गाए जाने वाले छंद में झांसी की रानी जैसी रोमांचक कथा लिखना आपकी प्रखर प्रतिभा और पैनी दृष्टि दोनों का परिचायक है। चेतना जागृत करने वाली ओजस्वी कविताओं ने देशभक्ति की भावना के प्रसार में अपूर्व योगदान दिया। सुभद्रा जी की दूसरी विधा कहानी है। बिखरी मोती और उन्मादनी आपके 2 कहानी संग्रह हैं। आपकी कहानियों पर हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार मिला। शैली की सरसता और जीवन की मधुरतम वर्णों का मानवीय चित्रण आपकी कहानियों की विशेषता थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में इलाहाबाद प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में हुआ था। इनकी बचपन से ही रुचि थी काव्य संकलन में, तो उनको लिखने की जो आदत थी बचपन से ही थी। उन्होंने लेखन कार्य बचपन से ही शुरू कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप 15 वर्ष की उम्र से इनकी रचनाएं जो इनके द्वारा लिखी जाती थी वो लोगों को प्रभावित करने लगी थी और इनकी कविताओं में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रखर दिखाई देता था। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थी। स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया बढ़ चढ़कर और कई बार जेल भी गई। आप मध्य प्रांत असेंबली की ये सुभद्रा कुमारी कांग्रेस की सदस्य भी रहीं। देश की एक जागरूक नारी थी और अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। सुभद्रा कुमारी जी मुख्य रूप से कवित्री थी। इन्होंने अधिकांशतः कविताएं लिखी हैं। आपकी कविताओं में राष्ट्रीय भावना और घरेलू जीवन की छाप स्पष्ट दिखाई देती है और राष्ट्रीय कविताओं के समसामयिक देश और भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की गहरी छाप है। सुभद्रा कुमारी जी के 2 काव्य संकलन है जिनका नाम है त्रिधारा और मुकुल। 2 कहानियों के नाम इनकी जैसे लिखने के लिए आते हैं, तो ये है मुकुल और त्रिधारा। तो सर्वाधिक ये चर्चित हैं। बीड़ा ब्रज सी पड़ी, धुल गए नेत्र और कुछ आटा ध्यान, मुड़ने की थी देर मिल गया उत्सव का प्यारा सामान था, मैं बचपन को बुला बैठी,
बुला रही थी। बोल उठी बिटिया मेरी, यह शैशव के सुंदर प्रभात मैंने इनके नए नव विकास देखा, इन यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। आदि कविताओं में हमें स्पष्ट पता चलता है कि आप में गंभीर विषय को सरल बनाने का, प्रस्तुत करने का अद्भुत क्षमता थी। कितनी भी गंभीर विषय हो वो उसको सरल बनाने में अद्भुत उनके अंदर क्षमता थी। बुंदेलखंड की लोक शैली में गाए जाने वाले छंद जैसे झांसी की रानी है, जैसे रोमांचक कथा लिखना, आपकी प्रखर प्रतिभा की पैनी दृष्टि दोनों ही परिचायक है इसकी। चेतना जागृत करने वाली ओजस्वी, जैसे राष्ट्रीय भावना से जो ओतप्रोत हैं उनमें ओजस्वी कविताओं को, देशभक्ति की भावना जो देशभक्ति की होंगी उसमें ओजस्वी यानी वीर रस का ओज, स्थायी भाव, भाव प्रसार अपूर्व योगदान उनका है। सुभद्रा कुमारी की दूसरी विधा है कहानी, बिखरी मोती और उत्मादिनी आपके 2 कहानी संग्रह हैं। आपकी कहानियों में पर हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार भी मिला इनको। शैली की सरसता और जीवन की मधुरतम क्षणों में मानवीय चित्रण आपकी कहानियों में स्पष्ट दिखाई देता है, इनकी विशेषताएं हैं। तो हम इस पाठ का केंद्रीय भाव स्टार्ट करेंगे। केंद्रीय भाव, प्रस्तुत कहानी मानवीय नियति की विवस्था के बीच बच्चों की कारुणिक परिस्थितियों का चित्रण करती है। लेखिका इस कहानी के साथ अपने को केंद्र में रखती है। इस कहानी के 3 बच्चों को भी प्रमुख पात्रों की तरह जीवंत किया है। वे अपने बच्चों की चर्चा करते हुए उनके करुणा विगलित भाव को व्यक्त करती है, किंतु उनकी दृष्टि तो उन बच्चों पर है जो उनके यहाँ मांगने आते हैं। उनकी मांग बंदी गृह में है। तीनों बच्चे माँ की मुक्ति के प्रति उतावले हैं। संयोग से लेखिका ने भी सत्याग्रह के दौरान उसी जेल में है जिसमें उन तीन बच्चों की माँ है, और यह भी एक संयोग है कि दोनों माताओं के साथ एक छोटा बच्चा भी है। बरसात के समय दोनों माताएं अपने छूटे हुए बच्चों की स्मृतियों में खो जाती हैं। लेखिका समाचार पढ़ती है कि वे तीनों बच्चे बरसात के जेल में समाधि ले चुके हैं। इस समाचार से वे उदास हो जाती हैं और वे यह जानती हैं कि वे तीनों बच्चे उनके साथ जेल में रहने वाली महिला के हैं, किंतु वे उसे यह समाचार सुनाने का हौसला नहीं जुटा पाती हैं। माँ के हृदय की पीड़ा और बच्चों के संघर्ष को एक बिंदु पर केंद्रित करके लेखिका ने करुणा की समानता को ही चित्रित किया है। तो यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। 3 बच्चे। मेरे बच्चों में से प्रत्येक ने अपने लिए एक फूलों का बगीचा लगाया था। बगीचा क्या, फूलों की छोटी छोटी क्यारियाँ थीं। एक दिन सवेरे हम लोगों ने देखा कि उन क्यारियों में फूल आए हैं। तो यहाँ लेखिका कहती है कि उनके जो बच्चे थे तो उन्होंने एक फूलों का बगीचा लगाया था। तो बगीचे क्या, फूलों की छोटी छोटी क्यारियाँ जो बना के रखी थी। एक दिन सवेरे जब लोगों ने देखा तो उन क्यारियों में फूल खिले हुए थे। सेकंड पैराग्राफ, बच्चे ही तो ठहरे, हर एक को अपनी अपनी क्यारी के फूल अधिक सुंदर जान पड़े और इसी बात पर उन लोगों में लड़ाई छिड़ गई। हर एक का कहना था कि उनकी क्यारी के फूल सबसे अधिक सुंदर हैं। तो जो लेखिका के बच्चे थे तो वो आपस में यही बहस कर रहे थे। आखिर बच्चे ही तो ठहरे, अधिक वो कह रहे थे मेरी क्यारी के फूल अधिक सुंदर हैं, दूसरा कह रहा था मेरी क्यारी के फूल ज़्यादा अधिक सुंदर हैं। तो आपस में लड़ाई से बहस यानी लड़ाई छिड़ रही थी। एक का कहना है कि उनकी क्यारी के फूल सबसे ज़्यादा, तीसरे का कहना और तीसरे बच्चे का कहना था कि मेरे क्यारी के तो सबसे सुंदर हैं। बात बढ़ते बढ़ते फूलों से हटकर एक दूसरे के ही क्षेत्र में जा पहुंची। एक हिटलर बना तो दूसरा मुसोलिनी और तीसरा स्टालिन। तो बात यहाँ तक बढ़ गई कि मतलब एक दूसरों में, जैसे एक हिटलर जो होता ना सेना का हिटलर, दूसरा मुसोलिनी, तीसरा स्टालिन, मतलब आपस में ही बच्चे इस तरह से हो गए कि वो फूलों की बहस करके लड़ाई उनमें आपस में छिड़ गई। नेक्स्ट पेज।
और मुझे इन तीनों की माँ बनने का सौभाग्य एक साथ ही प्राप्त हो गया। तो लेखिका कहती है कि उनके भी 3 बच्चे थे, तो करिए 3 बच्चों का माँ बनने का सौभाग्य मुझे एक साथ प्राप्त हो गया। अगला नेक्स्ट पैराग्राफ, संग्राम में विषैली वाक्यों का प्रयोग होते सुनकर मुझे चौके का काम छोड़कर बगीचे की ओर जाना पड़ा। मुझे देखते ही सब एक साथ अपने अपने पक्ष का समर्थन कर न्याय की दोहाई देने लगे। न्याय का कार्य उतना आसान न था जितना एक अदालत के जज का होता है। जज के पथ प्रदर्शक के कानून होते हैं और नजीरे भी। चाहे लकीर की फकीरी में अन्याय ही क्यों न हो जाए, पर उसका मार्ग स्पष्ट रहता है। मेरे सामने न कानून था न नजीर, फिर भी मुझे यह लड़ाई समाप्त करनी थी और न्यायपूर्वक। तो यहाँ लेखिका कहती है संग्राम में विषैली वाक्यों का प्रयोग सुनकर जब आपस में बच्चे झगड़ने लगे और लड़ने लगे, तो मतलब एक संग्राम यानी युद्ध की तरह मतलब छिड़ गया आपस में। बहसबाजी इतनी छिड़ गई तो कि उनको जो मतलब चौकी में काम कर रही थी लेखिका, काम छोड़कर उनको बगीचे की ओर जाना पड़ा। बगीचे की ओर जाकर उन्होंने मुझे देखते ही सब एक साथ अपने अपने पक्ष का समर्थन करने का न्याय की दोहाई करने लगे। जैसे ही उन्होंने अपनी माँ को आते हुए देखा तो अपने अपने पक्ष का समर्थन करने की दोहाई करने लगे। सब कहने लगे मेरे बगीचे क्यारी के फूल बहुत सुंदर हैं, और वो दूसरा कहने लगा मेरे क्यारी में बहुत सुंदर फूल आए हैं। तो एक मतलब अपने अपने सुंदर बताते हुए परस्पर लड़ रहे थे। बच्चों की लड़ाई से लेखिका चुप थी। न्याय का कार्य उतना आसान न था। जैसे कि वो वहाँ पे कोर्ट में जो न्यायाधीश होता है, एक न्याय सुना देता है, उसका सब मान लेते हैं, लेकिन यहाँ तो मतलब कुछ अलग हटके न्याय करना था और लड़ाई भी समाप्त करानी थी, बच्चों को भी शांत करना था। न्याय का कार्य उतना आसान नहीं था जितना न्यायाधीश के यहाँ कोर्ट में होता है, जितना एक अदालत का जज करता है, तो उतना आसान नहीं था। जज के पथ प्रदर्शक के लिए कानून होते हैं, वहाँ पर जज के लिए कानून बने होते हैं, उसके तहत वो कानून के तहत करता है, और नजीरे भी होते हैं। चाहे लकीर की फकीरी में अन्याय ही क्यों न हो जाए। और कभी कभी क्या होता है, झूठ के उसमें कभी कभी गलत न्याय भी हो जाता है, लेकिन वो स्पष्ट मार्ग होता है, लेकिन जो कह दिया वही स्पष्ट होता है। चाहे उसने वो कार्य किया हो या ना किया हो, लेकिन वो उसको यही मतलब जो फैसला सुना दिया जज ने वो मान लिया जाता है। मेरे सामने ना कानून था, लेखिका कहती, ना उनके सामने कानून था ना नजीर था, फिर भी मुझे लड़ाई समाप्त करनी थी और न्यायपूर्वक। बड़े ही प्यार से न्यायपूर्वक ये लड़ाई तीनों बच्चों के बीच समाप्त करनी थी। उनके सामने ना कोई कानून था ना नजीर था, और बच्चों को शांत करना ही था। नेक्स्ट पैराग्राफ, मैं सोच रही थी कि निर्णय के लिए जूरी क्यों ना नियत कर दिए जाएं कि इतने में ही बच्चों के काका जी आते दिखे। चीखना चिल्लाना तो दूर, उन्हें किसी का पंचम स्वर के ऊपर बोलना तक पसंद नहीं है। बच्चों को लड़ते देखकर बोले, अच्छा लड़ाई किस लिए है? यदि तुम लोग लड़े भिड़े तो मैं तुम्हारी माँ को सत्याग्रह में न करने दूंगा। आगे लेखिका कहती हैं, मैं सोच ही रही थी निर्णय के लिए जूरी क्यों न नियत कर दिए जाएं। इतने में ही बच्चों के काका जी वहाँ से उनके जो सोच ही रही थी कि मैं कैसे भी इनका न्याय कर लूँ, लेकिन पहले से ही वो सामने उनके चाचा आते हुए दिखाई दिए। चिल्लाना चीखना उन्हें पसंद नहीं था। चीखना चिल्लाना तो दूर, उन्हें किसी का पंचम जोर से कोई अगर बोले तो वो भी उन्हें पसंद नहीं था बिल्कुल। बच्चों को लड़ते देखकर, अच्छा लड़ाई किस लिए, उन्होंने पूछा, लड़ाई किस लिए कर रहे हो आप लोग? यदि तुम लोग लड़े भिड़े तो मैं तुम्हारी माँ को सत्याग्रह नहीं करने दूंगा। उन्हें कि आपस में अगर तुम लड़ोगे भिड़ोगे तो तुम्हारी माँ को हम सत्याग्रह आंदोलन में नहीं जाने दूंगा। नेक्स्ट, मेरे हिटलर मुसोलिनी शांत हो गए। माँ के बिना जिन्हें स्कूल जाने तक में कष्ट होता था,
माँ के बिना जिनका एक भी काम नहीं हो सकता था, वही मेरे बच्चे जी से चाहते थे कि मैं सत्याग्रह करूं और जेल जाऊं। और जो हिटलर बने हुए मुसोलिनी शांत हो गए। जो मैंने तीनों बच्चे आपस में लड़ रहे थे, चाचा जी ने जैसा ही कहा कि मैं तुम्हारे माँ को सत्याग्रह मैं नहीं जाने दूंगा, तो वो बच्चे चाहते थे मेरी माँ सत्याग्रह जाए और मतलब उसके लिए लड़े। तो वो तीनों बच्चे आपस में ये सुनकर शांत हो गए। माँ के बिना जिन्हें स्कूल जाने में कष्ट होता था, परेशानी होती थी, प्यार से बड़े मना के भेजती थी, माँ के बिना जिनका एक काम भी नहीं हो सकता था, वही बच्चे जी से चाहते थे कि हमारी माँ सत्याग्रह करे और जेल में जाए। अब मैंने उनसे पूछा कि कोई शिकायत तो नहीं है? तो सब एक स्वर में बोल उठे, नहीं माँ, सभी क्यारियों के फूल बहुत सुंदर है, तुम सत्याग्रह करो और जल्दी जेल जाओ। तो सभी की शिकायत जो थी वो दूर हो चुकी थी और सभी एक साथ तीनों बोले, नहीं माँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, क्यारियों के जो फूल हैं तीनों के बहुत सुंदर हैं, तुम सत्याग्रह कराओ और जेल जाओ। हम सब भीतर जाने को उठ ही रहे थे कि बाहर से गाने की आवाज़ आई। गाना कोरस में था और स्वर था बच्चों का सा। तो जितने में वो अंदर जाने के लिए उठी तो ऐसी आवाज़ आई कि गाना कोरस में था और स्वर बच्चों जैसी आवाज़ सुनाई दे रही थी। भगवान दया करना इतनी, मेरी नैया को पार लगा देना। तो ये गा रहे थे वो लोग बच्चे। और अब तो हम सभी दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। इसी समय दूसरा पद सुनाई पड़ा, मैं तो डूबत हूँ मझधार पड़ी, मेरी भैया पकड़ के उठा लेना। जैसे ही वो गाना सुनकर बाहर की ओर दौड़े सबके सब, इसी समय उनका दूसरा पद सुनाई पड़ा, मैं तो डूबत हूँ मझधार पड़ी, मेरी भैया पकड़ के उठा लेना। मतलब मैं तो डूब ही रहा हूँ, मेरी मझधार पकड़ के ईश्वर मेरी बाहें पकड़ कर मुझे उठा लेना। नेक्स्ट पैराग्राफ। बाहर आकर देखा 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां 1 लड़का। बड़ी लड़की होगी वह 10 वर्ष की, छोटी 8 और 7 के बीच में थी और लड़का वह बड़ी की गोद में ही था। कोई 5 साल का होगा, 5 साल का। हम लोगों को देखते ही उन्होंने गाना बंद कर दिया। लड़के को गोद से उतारकर बड़ी ने जमीन के से माथा टेककर हमें प्रणाम किया। उसकी देखा देखी छोटी लड़की और लड़के ने भी जमीन पर टेककर माथा टेका और तीनों ने अपने चिथड़ों से छुपे हुए पेट को दिखाकर यह बतलाया कि वे भूखे हैं। बड़ी के हाथ में एक झोली थी, छोटी के हाथ में भी एक टीन का डब्बा। उन्होंने एक बार झोली की ओर देखा तो बिल्कुल खाली जान पड़ती थी, फिर हमारी ओर याचना की दृष्टि से देखने लगे। मैंने उनसे कहा, तुम गाती तो बहुत अच्छा हो, और भी कोई गाने जानती हो? तो आगे लेखिका कहती है, जब उन्होंने देखा गाना बच्चे गा रहे हैं तो बाहर आया। 3 बच्चों में से 2 लड़कियां 1 लड़का था। बड़ी लड़की 10 वर्ष की थी और छोटी 8 की थी और लड़का 5 वर्ष का था। तो जो 5 वर्ष का लड़का था वो बड़ी लड़की की गोदी में था, अपनी बड़ी बहन की गोदी में। तो हम लोगों को देखते उसने गाना बंद कर दिया। दोनों ने लड़के को गोद से उतारकर बड़ी ने जमीन पर माथा टेका प्रणाम किया उनको। जैसी लेखिका थी बाहर तो उन्होंने जो झुककर प्रणाम किया। उनकी देखा देखी छोटी लड़की ने भी प्रणाम किया। लड़के ने जमीन से माथा टेका, उसने भी प्रणाम किया देखकर। तीनों ने अपने चिथड़े यानी फटे कपड़े हुए होते हैं ना, गंदे मैले कुचैले, तो उससे जो पेट उन्होंने दिखाया और ये बतलाया कि वो भूखे हैं। बड़ी के हाथ में एक झोली थी और छोटी के हाथ में एक टीन का डब्बा। उन्होंने एक बार झोली की ओर देखा तो उसमें देखा खाली जान पड़ती थी, कुछ भी नहीं था। फिर हमारी ओर याचना यानी मांगने की दृष्टि से देखने लगे। याचना यानी उन्होंने मांगना चाहा कुछ। मैंने उनसे कहा, तुम गाती तो बहुत अच्छा हो और और भी गाने जानती हो। लेखिका ने कहा उन बच्चों से कि लड़कियों से कि तुम तो गाती बहुत अच्छा हो और भी गाना जानती हो। बड़ी के बोलने से पहले छोटी बोल उठी, हमें भजन भी आते हैं बड़ी मालकिन, और आदेश पाए बिना ही वे दोनों गाने लगी। और उन्होंने कहा भजन आते हैं, छोटी ने कहा, और शुरू हो गई। कमर कसले रे बिचौली
बिलौची तेरे संग चलूँगी, तेरे संग चलूँगी रे तेरे संग चलूँगी। कमर कस ले, मेरे साथ चलेगी तो तेरी अम्मा लड़ेगी। तो ये छोटी लड़की गाना गाने लगी है। तो यहाँ तक आपका फर्स्ट पार्ट में ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट डे सेकेंड पार्ट।